हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू UIS एकेडमी कोरबा से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंचायतों के निर्वाचन का भाग 2 है। इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा था? इसके पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि निर्वाचन को हमने 4 भागों में बांटा था। पहला संस्था, अधिकारी, उम्मीदवार और मतदाता। तो इसका जो तीसरा टॉपिक था उम्मीदवार, उसमें हम नामांकन पत्र के बारे में पढ़ रहे थे। नामांकन पत्र को लेकर हम प्रस्तावक तक पहुंचे थे। तो प्रस्तावक के बाद हमें देखना है कि इसके बाद क्या आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने क्या देखा था, उम्मीदवार में जब उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा था तो नामांकन पत्र भरने के लिए उसको एक प्रस्तावक की जरूरत पड़ती थी। तो प्रस्तावक जैसे मिल गया, उसके बाद उसने नामांकन पत्र भर दिया। तो नामांकन पत्र भरने के बाद क्या होगा वही आज हमें देखना है। तो नामांकन पत्र भरने के बाद होगा नामांकन पत्र की समीक्षा। क्या कहा जाता है इसे? नामांकन पत्र की समीक्षा या जांच। तो नामांकन पत्र की समीक्षा या जांच या इसको स्क्रूटनी कहा जाता है। स्क्रूटनी कहा जाता है। ये क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। तो नामांकन पत्र की समीक्षा या जांच टॉपिक से ही हमको समझ में आ रहा है कि नामांकन पत्र जो भी उम्मीदवार जो है नामांकन पत्र भरेंगे तो उनकी जांच की जाएगी। ठीक है, तो जांच कब की जाएगी? सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह बन रहा है कि जांच कब की जाएगी। तो जांच कब की जाएगी? नामांकन पत्र भरने के अंतिम तारीख के, नामांकन पत्र भरने के, जैसे नामांकन पत्र भरा गया तो नामांकन पत्र भरने का जो अंतिम तारीख होगा, अंतिम तारीख के अगले कार्य दिवस से, याद रखेंगे, नामांकन पत्र भरने के अंतिम तारीख के अगले कार्य दिवस से जो है चालू हो जाएगा क्या? नामांकन पत्र की जांच। क्योंकि नामांकन पत्र पहले भरा जाएगा, उसके बाद ही तो जांच शुरू होगा ना। जितने भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उन लोगों को नामांकन पत्र भरने पहले बोला जाएगा, नामांकन पत्र भर लेंगे वो, उसके बाद ही जांच चालू होगा। तो ये तो सीक्वेंस है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अंतिम तारीख के अगले कार्य दिवस से। अगला पॉइंट हमारा बनता है कि कौन, मतलब नामांकन पत्र का जांच कौन करता है? तो याद रखेंगे, रिटर्निंग अधिकारी करता है। कौन करता है? रिटर्निंग अधिकारी करता है। और रिटर्निंग अधिकारी कब तक करता है? तो 3 दिनों का समय उसके पास होता है। 3 दिनों तक आपके नामांकन पत्र की जांच होती है। जितने भी नामांकन भरे गए हैं उनके जांच 3 दिनों के अंदर रिटर्निंग अधिकारी को करना होता है। अब जब रिटर्निंग अधिकारी इस नामांकन पत्र की जांच कर रहा होगा तो उम्मीदवार के तरफ से कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे ये समझना जरूरी है। तो उम्मीदवार के तरफ से शामिल सदस्य, तो 3 तरह के लोग जो है शामिल हो सकते हैं। पहला, उम्मीदवार अपने निर्वाचन अभिकर्ता को भेज सकता है। अब ये निर्वाचन अभिकर्ता कौन है? तो देखिए, निर्वाचन अभिकर्ता किसे कहते हैं? इलेक्शन एजेंट को कहते हैं। किसे कहते हैं? इलेक्शन एजेंट को कहते हैं। दूसरा, उम्मीदवार अपने प्रस्तावक को भेज सकता है। और तीसरा, उम्मीदवार अपने द्वारा एक प्रॉपरली ऑथराइज्ड व्यक्ति को भेज सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने तरफ से भेज सकता है जो कि उम्मीदवार के तरफ से प्रॉपरली ऑथराइज्ड हो। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं सम्यक रूपेण प्राधिकृत हो। क्या हो? सम्यक रूपेण प्राधिकृत हो। ठीक है, तो ये 3 सदस्य जो है शामिल होंगे जब रिटर्निंग अधिकारी क्या कर रहा होगा? जांच कर रहा होगा। अब रिटर्निंग अधिकारी जो है अगर नामांकन पत्र का जांच कर रहा है तो किन बातों को वो आधार लेकर, आधार मानकर जो है जांच करता है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक जो है निरर्हता में देखेंगे। तो निरर्हता में सबसे पहले वो 5 पॉइंट बनाएगा कि इन 5 आधारों पर मैं चेक करूंगा कि कोई नामांकन पत्र सही है या गलत है। तो सबसे पहले पॉइंट में वो देखेगा कि उम्मीदवार जो है वो उस चुनाव से संबंधित अर्हता रखता है कि नहीं। मतलब यदि उम्मीदवार का अर्हता पूर्ण ना हो, पहला पॉइंट क्या है? यदि उम्मीदवार का अर्हता पूर्ण ना हो तो नामांकन पत्र को क्या कर दिया जाएगा? अवैध घोषित कर दिया जाएगा रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा। दूसरा है नामांकन पत्र को लेकर। तो देखिए, नामांकन पत्र में समझेंगे, यहां पर समझिए थोड़ा सा कि नामांकन पत्र जो है, यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक नामांकन पत्र जमा करे एक ही पद के लिए, या तो नामांकन पत्र अंतिम तारीख के बाद जमा करे, मतलब आज अंतिम तारीख है नामांकन पत्र जमा करने की और वो एक दिन बाद जमा कर रहा है, या फिर नामांकन पत्र में कोई संशोधन करे, तो इन तीनों कंडीशन में रिटर्निंग अधिकारी क्या कर सकता है? उसके नामांकन पत्र को अवैध घोषित कर सकता है। तीसरा, यदि स्वघोषणा पत्र, शपथ पत्र
जमानत राशि या प्रस्तावक, इन 4 चीजों में, है ना, कौन कौन सा, स्वघोषणा पत्र, शपथ पत्र, जमानत राशि और प्रस्तावक, इनसे संबंधित किसी नियम का अगर पालन नहीं कर रहा है कोई भी उम्मीदवार, तो क्या किया जाएगा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके नामांकन पत्र को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सरपंच है, सरपंच किसी, अगर कोई उम्मीदवार सरपंच के लिए चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भर रहा है और उसने अगर जमानत राशि नगद जमा नहीं किया है, तो उसका चुनाव जो उम्मीदवारी है वो अवैध घोषित हो जाएगा, नामांकन पत्र अवैध घोषित हो जाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट हमारा रहेगा हस्ताक्षर को लेकर। चौथा पॉइंट है हस्ताक्षर को लेकर, और हस्ताक्षर में भी वास्तविक हस्ताक्षर को लेकर। अगर उम्मीदवार और प्रस्तावक का हस्ताक्षर वास्तविक ना हो तो भी नामांकन पत्र अवैध घोषित हो जाएगा। और लास्ट है हमारा, यदि प्रस्तावक को लेकर है, जैसे पहला उम्मीदवार को लेकर था, लास्ट हमारा प्रस्तावक को लेकर है। यदि प्रस्तावक हस्ताक्षर से संबंधित अर्हता न रखता हो तो भी क्या होगा, नामांकन पत्र अवैध घोषित हो जाएगा। तो ये 5 कंडीशनों को आधार बनाते हैं रिटर्निंग अधिकारी। सबसे पहले उम्मीदवार अगर अपनी अर्हता पूर्ण ना करता हो तो, दूसरा नामांकन पत्र, मतलब कोई उम्मीदवार यदि एक पद के लिए 1 से अधिक नामांकन पत्र जमा कर दे, नामांकन पत्र अंतिम तारीख के बाद जमा करे या फिर नामांकन पत्र में कोई संशोधन करे तो भी उसका नामांकन पत्र अवैध घोषित हो जाएगा। यदि स्वघोषणा पत्र, शपथ पत्र, जमानत राशि और प्रस्तावक से रिलेटेड कोई भी नियम है, उसके नियम का पालन नहीं कर रहा है उम्मीदवार, तो भी उसका नामांकन पत्र अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अगला है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर अगर वास्तविक ना हो, किसका, तो 2 लोगों के, उम्मीदवार का और प्रस्तावक का, इन दोनों के हस्ताक्षर अगर वास्तविक ना हो, मतलब फोटोकॉपी हो या कुछ भी, तो भी जो है अवैध घोषित हो जाएगा। और प्रस्तावक के हस्ताक्षर संबंधी, अगर प्रस्तावक कोई है वो अपने हस्ताक्षर संबंधी अर्हता पूर्ण न रखता हो तो भी क्या होगा, अवैध घोषित हो जाएगा। तो इन 5 आधारों पर जैसे ही अवैध घोषित करेगा रिटर्निंग अधिकारी, उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है वो देखते हैं। तो प्रावधान ये किया गया है कि यदि रिटर्निंग अधिकारी किसी भी नामांकन पत्र को नामंजूर करता है, क्या कर दे, नामंजूर कर दे, तो उसको कारण सहित अपना निर्णय लिखित में देना होगा। कारण सहित अपना निर्णय लिखित में देना होगा, याद रखेंगे। यदि कोई रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र को नामंजूर करता हो तो उसको कारण सहित अपना निर्णय लिखित में देना होगा। और जैसे ही कारण सहित निर्णय लिखित में आपको मिलेगा, आप कहाँ अपील कर सकेंगे, है ना कहीं तो आपको अपील करने का अधिकार दिया जाएगा। तो याद करिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, अविश्वास प्रस्ताव में हम जिसे सूचना देते हैं वही हमको डायरेक्ट हटा सकता है और उसी के पास यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, है ना। तो जैसे पंच और सरपंच के केस में कौन था, तो एसडीओ राजस्व था। जनपद में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, और जिला में संचालक पंचायत। तो ये अधिकारी हैं जिनके पास आप अपील कर सकते हैं। तो ये हुआ नामांकन पत्र की जांच। तो नामांकन पत्र की जांच हो गई, अपील भी हो गया, प्रावधान भी हमने देख लिया। अब इसके बाद जो हमको देखना है वो ये है कि मान लीजिए आपने नामांकन पत्र जमा किया, आपका जांच भी हो गया और जांच में आप सही पाए गए, तो अब क्या होगा, अंतिम लिस्ट जारी होगा। तो अंतिम लिस्ट जब जारी होगा तो वो जो लिस्ट जारी होगा, उस लिस्ट जारी होने के बाद भी क्या करना है, मतलब उस लिस्ट जारी होने के बाद भी अगर उम्मीदवार अपना नाम आवेदन वापस लेना चाहता हो, नाम या आवेदन वापस लेना चाहता हो, तो भी क्या कर सकता है, वो ये काम कर सकता है। जैसे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये बनेगा कि नामांकन पत्र की जो समीक्षा है, जांच पूरी हो जाने के बाद अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये बनेगा अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना। मतलब आपने चुनाव में नामांकन पत्र भर दिया, जमानत राशि भी जमा कर दिया, आपकी जांच भी हो गई और लिस्ट भी जारी हो गया, लेकिन आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो आप अपना क्या कर सकते हैं, नाम वापस ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कैसे ले सकते हैं, तो आवेदन करके। कैसे ले सकते हैं, आवेदन करके ले सकते हैं। कहाँ करना होगा आवेदन, तो आवेदन करना होगा रिटर्निंग अधिकारी के पास। आवेदन कहाँ करना होगा, रिटर्निंग अधिकारी के पास।
कौन कर सकता है। मतलब आप उम्मीदवार हैं तो आपके तरफ से या आप कौन जाकर इसका ये आवेदन जमा कर सकता है रिटर्निंग अधिकारी के पास नाम वापसी के लिए। तो याद रखेंगे उम्मीदवार स्वयं जमा कर सकता है, या तो वो प्रस्तावक को भेज सकता है, या तो अपने वो निर्वाचन अभिकर्ता को भेज सकता है। निर्वाचन अभिकर्ता याद रखेंगे, है ना, कि नाम वापसी के लिए, है ना, आवेदन करना है किसके लिए, नाम वापसी के लिए आवेदन करना ही अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना होता है। तो नाम वापसी के लिए आवेदन कौन कर सकता है, तो उम्मीदवार स्वयं कर सकता है, प्रस्तावक कर सकता है, या निर्वाचन अभिकर्ता कर सकता है। तो इसके लिए कंडीशन हम देखेंगे। सबसे पहले आप समझते हैं इसमें कि कब आप जो है नाम वापसी के लिए आवेदन कब कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझेंगे इसको। जैसे क्या होता था, जब जांच हो जाएगी, क्या होगा, आपके नामांकन पत्र का जांच हो जाएगा। जांच होने के बाद आपका अंतिम सूची जारी होगा। क्या जारी होगा, अंतिम सूची जारी होगा, जिसमें पता चलेगा कि किन किन उम्मीदवार जो कौन कौन से उम्मीदवार जो है सफल पाए गए हैं किसमें, नामांकन पत्र की जांच में। तो अंतिम सूची जारी होगा और इस अंतिम सूची को कहेंगे सफल अंतिम सूची। इस सूची के जारी होने के जो अंतिम तारीख होगी, जिस दिन ये जारी होगा, उस तारीख के अगले कार्य दिवस, है ना, जिस दिन सूची जारी होगी उस सूची जारी होने के अगले कार्य दिवस, मतलब अगला दिन। जैसे अगला कार्य दिवस मतलब जैसे आज शनिवार है तो अगला कार्य दिवस अब सोमवार आएगा, है ना, संडे को नहीं लेंगे। जैसे आज सोमवार है तो अगला कार्य दिवस मंगलवार होगा। तो अगले कार्य दिवस को 3 दिन का समय रहता है हमारे पास, है ना। 3 दिन के भीतर हमें क्या करना होगा, नाम वापसी के लिए आवेदन देना होगा, अगर नाम वापसी चाहिए तो, ठीक है। तो 3 दिन के भीतर क्या करना है हमको, नाम वापसी के लिए आवेदन देना है। अब कंडीशन क्या है देखते हैं। अब इसमें भी 2-4 कंडीशन हम देखेंगे। सबसे पहला कंडीशन ये है कि यदि उम्मीदवार क्या करे, स्वयं जाकर नामांकन पत्र जमा करे। यदि उम्मीदवार स्वयं जाकर नामांकन पत्र के लिए आवेदन जमा करे नाम वापसी के लिए, तो नाम वापसी के लिए जब वो आवेदन जमा करेगा तो तत्काल रद्द किया जाएगा उसका नामांकन पत्र तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट समझ में आया, क्या है, यदि अगर उम्मीदवार स्वयं जाकर नाम वापसी के लिए आवेदन कर दे तो उसके नामांकन को तत्काल रद्द किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता मतलब इलेक्शन एजेंट जाकर नाम वापसी के लिए आवेदन करे तो क्या होगा, तो पहले रिटर्निंग अधिकारी उस आवेदन की प्रामाणिकता को चेक करेगा पहले, है ना, कि सही में ऐसा है कि नहीं, उम्मीदवार जो है अपना नाम वापसी लेना चाहता है कि नहीं। और सही पाए जाने पर नामांकन पत्र को क्या करेगा, नाम वापसी के लिए आवेदन को स्वीकार कर लेगा वो। इसके बाद तीसरा, यदि नामांकन पत्र जो है नाम वापसी के लिए आवेदन, नामांकन पत्र के नाम वापसी के लिए आवेदन, यदि नाम वापसी के लिए आवेदन सफल हो जाता है, यदि नाम वापसी का जो आवेदन है आपका वो अगर सफल हो जाता है तो आपकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। याद रखेंगे, यदि नाम वापसी के लिए आवेदन सफल हो जाता है तो आपकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। चौथा पॉइंट ये है कि एक बार आवेदन, नाम वापसी का आवेदन जमा करने के बाद उस आवेदन को वापस नहीं लिया जा सकता। मतलब यदि एक बार आपने आवेदन जमा कर दिया नाम वापसी के लिए तो फिर आपका नाम वापस हो ही जाएगा, आवेदन आप वापस नहीं ले सकते। तो ये 4 कंडीशन आपको समझ में आ रहा है, ये 4 कंडीशन है। तत्काल रद्द कर दिया जाएगा कब, जब उम्मीदवार स्वयं जाए।
चेक करके रद्द कब किया जाएगा? जब प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता जाए। चेक कौन करेगा? रिटर्निंग अधिकारी। उसके बाद यदि नाम वापसी के लिए आवेदन सफल हो जाता है तो आपकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। और अगला है, एक बार आवेदन जमा करने के बाद उस आवेदन को आप वापस नहीं ले सकते। तो नाम वापसी के लिए आवेदन करना ही अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना था, ये हमको समझ में आ गया। और कौन जमा करता है ये याद रखेंगे, उम्मीदवार स्वयं कर सकता है, प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता। अब क्या होगा, नाम वापसी का जो आवेदन है, नाम वापसी का जो आवेदन है वो भी, ये भी प्रक्रिया जो है हो गई। पंचायतों में निर्वाचन हम पढ़ रहे हैं और ये प्रक्रिया हो गई। तो अब इसके बाद क्या होगा? तो अब इसके बाद होगा अंतिम सूची, उम्मीदवारों की अंतिम सूची। देखिए, उम्मीदवारों की अंतिम सूची और चुनाव चिन्ह, ये दो टॉपिक एक साथ लेते हैं हम। उम्मीदवारों की अंतिम सूची कौन जारी करेगा? तो रिटर्निंग अधिकारी जारी करेगा। उम्मीदवारों की अंतिम सूची रिटर्निंग अधिकारी जारी करेगा। वैसे चुनाव चिन्ह भी रिटर्निंग अधिकारी ही देगा। अब एक इसमें यह समझना है हमको कि उम्मीदवारों की जो अंतिम सूची है वो जारी कब की जाएगी। तो जारी कब की जाएगी? नाम वापसी के अंतिम तारीख के अगले कार्य दिवस से। तो जिस दिन नाम वापसी का अंतिम तारीख होगा उसके अगले कार्य दिवस से ही, अगले कार्य दिवस को ही क्या कर दिया जाएगा? उम्मीदवारों की अंतिम सूची जो है जारी कर दी जाएगी। और उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी चुनाव चिन्ह का आवंटन कर देता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पर, कि रिटर्निंग अधिकारी अपने मन से किसी को कोई सा भी चुनाव चिन्ह नहीं दे सकता। दूसरा, उम्मीदवार अपने मन से कोई भी चुनाव चिन्ह नहीं ले सकता। दो कंडीशन है, उम्मीदवार या रिटर्निंग अधिकारी अपने मन से ना तो कोई चुनाव चिन्ह मांग सकते हैं ना कोई चुनाव चिन्ह दे सकते हैं। मतलब उम्मीदवार ना तो मांग सकते हैं, रिटर्निंग अधिकारी ना तो अपने मन से दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट पॉइंट है वो अगले टॉपिक में हमारा आएगा कि चुनाव चिन्ह का बंटवारा कौन करता है। अगर रिटर्निंग अधिकारी अपने मन से नहीं दे सकता और उम्मीदवार अपने मन से नहीं मांग सकता तो चुनाव चिन्ह का बंटवारा कौन करता है? तो बंटवारा करने से पहले हमको 2-3 पॉइंट समझना होगा कि चुनाव चिन्ह का जो बंटवारा है, सबसे पहले कि चुनाव चिन्ह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बांटे जाते हैं। किसमें बांटे जाते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बांटे जाते हैं। और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है देवनागरी लिपि में होनी चाहिए। किसमें? देवनागरी लिपि में। दूसरा, चुनाव चिन्ह का बंटवारा राज्य निर्वाचन आयोग पहले से तय करके रखता है। इसके लिए चुनाव चिन्ह का बंटवारा राज्य निर्वाचन आयोग, चाहे पंच हो, सरपंच हो, जिला हो, जनपद हो, चुनाव चिन्ह का बंटवारा कौन तय करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसके लिए उसने पहले से ही लिस्ट बनाकर रखा है। जैसे कोई पंच है, अगर पंच चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले नंबर का अगर कोई प्रत्याशी है तो उसको, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आएगा, तो पहले नंबर का प्रत्याशी कोई है, 2 नंबर, दूसरे नंबर का अगर प्रत्याशी कोई है, तीसरे नंबर का कोई प्रत्याशी है, कोई भी हो सकता है, तो इन लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ही क्या मिलेंगे? चुनाव चिन्ह मिलेंगे। जैसे पंच के लिए पहले नंबर के प्रत्याशी को बाल्टी, दूसरे को केला, तीसरे को फावड़ा, चौथे को हसिया, ऐसे करके क्या मिलता है? चुनाव चिन्ह का आवंटन होता है। किसके माध्यम से? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के माध्यम से, देवनागरी लिपि में, याद रखेंगे। तो पंच से रिलेटेड आप देख रहे हैं, इसका भी एक टेबल, आपका सरपंच का एक टेबल, जनपद का, जिला का, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो यहां से हमको समझ में आ जाएगा कि चुनाव चिन्ह का बंटवारा कैसे किया जाता है। अब जो है हमारा इस निर्वाचन का चौथा टॉपिक है और यहां पर जो है हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा टॉपिक है मतदाता। तो तीसरा टॉपिक जो उम्मीदवार था उसको पिछले वीडियो में मैंने आधा से ज़्यादा पढ़ा दिया था, आज बस 2-3 टॉपिक पढ़ने थे। इसके बाद हमारा चौथा टॉपिक है मतदाता, और मतदाता को लेकर जो पॉइंट है वो हमको समझना है। सबसे पहले मतदाता में हमको ये समझना है कि प्रत्येक 500 व्यक्तियों पर एक मतदान स्थल होगा। प्रत्येक 500 व्यक्तियों पर एक मतदान स्थल होगा। दूसरा,
एक वार्ड के सारे मतदाता एक ही मतदान स्थल पर होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, प्रत्येक 500 व्यक्तियों पर एक मतदान स्थल बनाया जाएगा और एक वार्ड के जितने भी मतदाता हैं, एक वार्ड के सारे मतदाता एक ही स्थान पर मतदान करेंगे। तो ये 2 पॉइंट मतदाता को लेकर है। मत पत्र को लेकर जैसे क्या होता है, सरपंच हो चाहे पंच हो, एक ही दिन चुनाव होते हैं सबका, इसीलिए हम मत पत्र को लेकर विवाद हो जाए या संशय की स्थिति हो जाए, इसके लिए मत पत्र का रंग जो है वो डिसाइड कर दिया गया है कि पंच के लिए क्या होगा, सरपंच के लिए क्या होगा, जनपद के लिए क्या होगा और जिला पंचायत के लिए क्या होगा। तो पंच के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद के लिए पीला और जिला के लिए गुलाबी। तो इस तरह से कलर का बंटवारा होता है। पंच जो है सफेद कलर में और सरपंच नीला, जनपद पीला और जिला गुलाबी कलर में। तो इस तरह से कलर हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है मत पत्र को लेकर। तो मत पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य मत पत्र और एक होता है निविदत्त मत पत्र। ठीक है, तो इसको समझेंगे थोड़ा सा, है ना। निविदत्त मत पत्र ये आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं। तो सामान्य मत पत्र में भी 2 प्रकार के मत पत्र होते हैं, एक होगा मत पत्र और एक को कहते हैं पर्ण पत्र। अब समझते हैं कि ये मत पत्र और पर्ण पत्र क्या है। तो मत पत्र क्या है, तो मत पत्र मतदाता को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, मतदाता को। तो पर्ण पत्र किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पीठासीन अधिकारी को। याद रखेंगे, मत पत्र किसे दिया जाता है, मतदाता को, और पर्ण पत्र पीठासीन अधिकारी को दिया जाता है। याद रखेंगे, मत पत्र में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। किसके होते हैं, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। तीसरा पॉइंट, राज्य निर्वाचन आयोग की मुहर होती है और उसमें मत पत्र का क्रमांक लिखा होता है। 3 चीजें मत पत्र में क्या होंगी, मतदाता को जो मत पत्र दिया जाएगा उसमें 3 चीजें होंगी। पहला, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, राज्य निर्वाचन आयोग की मुहर होगी, मत पत्र क्रमांक होगा। अब पर्ण पत्र जो पीठासीन अधिकारी को दिया जाता है, इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा। तो मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा किसमें होगा, पर्ण पत्र में होगा। इन दोनों में कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मत पत्र क्रमांक और पर्ण पत्र क्रमांक समान होना चाहिए। मत पत्र क्रमांक और, नोट करके यहां लिख लेंगे, मत पत्र क्रमांक और पर्ण पत्र क्रमांक समान होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि ये निविदत्त मत क्या होता है। तो समझते हैं निविदत्त मत क्या होता है। तो जैसे किसी व्यक्ति का वोट जो है, मत पहले पड़ चुका है और वो व्यक्ति आया बाद में, है ना, और वो बोल रहा है कि मैं तो मतदान नहीं किया हूं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में जब पीठासीन अधिकारी उस व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार देता है तो उस मत को निविदत्त मत कहा जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और देखते हैं निविदत्त मत क्या है। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है आया और वो मतदान करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसका मत जो है पहले ही, उसका मतदान कोई और पहले ही करके जा चुका है। तो ऐसे कंडीशन में वो संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि मैंने मतदान नहीं किया है, और ये प्रमाण सही भी पाए जाएंगे अगर, तब पीठासीन अधिकारी उस मतदाता को मत देने का अधिकार देता है। याद रखेंगे, उस मतदाता को जो मत देने का अधिकार दिया जाएगा उसे ही निविदत्त मत कहा जाता है। वो मतदाता जो निविदत्त मत देगा, वो मतदाता जो मत पत्र देगा पीठासीन अधिकारी को, वो पीठासीन अधिकारी उस मत पत्र को मतदान बॉक्स में नहीं डालता है, वो मत पत्र पीठासीन अधिकारी अपने पास रखता है। याद रखेंगे, उसकी गणना बाद में की जाती है। तो ये है निविदत्त मत। तो इस तरह से पंचायतों में जो निर्वाचन का टॉपिक था उसको 4 भागों में बांटकर मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद जो है पंचायतों में एक ही टॉपिक बचेगा, वो है स्थायी समितियां। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज तक में, अभी तक में पंचायतों में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो खत्म हो गई, अब बस स्थायी समितियां ही बची हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वो स्थायी समितियां भी हो जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।